एसएससी ऑडिटिंग का पेपर यानी कि नाइटमेयर ऑफ बहुत सारे स्टूडेंट। बट एसएससी का डबल ए का पेपर इतना ही ज्यादा इजी है ना, जिससे कि अगर कोई भी स्टूडेंट अगर सही अप्रोच यूज कर ले तो पास करना प्लस अच्छे मार्क्स में पास करना बहुत ही easy। तो चलिए, जैसे कि हमने आपको अपने फर्स्ट सेशन में अनाउंस किया था कि हमारी स्किल एक्सप्रेस की हम जो है हमारे डबल ए के पेपर के सारे रेलेवेंट टॉपिक एरियाज जो कि पेपर में पक्का ही टेस्टेड होते हैं उनको जो है रिवाइज करेंगे, उन टॉपिक्स की कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लेंगे एंड देन इन्हीं सेशंस के द्वारा हम जो है पेपर पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन जो है देखेंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक एरिया है प्रोफेशनल एथिक्स एंड कंडक्ट। कि हम सब जानते हैं कि एक ऑडिटर के लिए एथिक्स फॉलो करना बहुत जरूरी है। आप सब लोग जो हैं फ्यूचर में प्रोफेशनल बनने वाले हैं और एक प्रोफेशनल के लिए एथिकल होना इतना ही ज्यादा जरूरी है जितना उसका अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करना। बिकॉज जब कभी भी हम प्रोफेशनल बनते हैं तो प्रोफेशनल बनते सारी हमारे ऊपर बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों आती है और क्यों एथिक्स हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है ऑडिटिंग में। तो इसको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ना सोचते हुए इसको जर्नली कंपनीज के कंप्लायंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप समझते हुए जाएंगे तो आपको एथिक्स का टॉपिक जो है बहुत ही ज्यादा इजी एंड रेलेवेंट लगने वाला है। देखो, हम जानते हैं कि ऑडिटर जब आता है बिकॉज एक प्रोफेशनल पर्सन होता है और ये एक इंडिपेंडेंट पर्सन होता है। तो जब कभी भी ऑडिटर ऑडिट करने आता है तो वो कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करता है एंड उसके बाद वो उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर अपना ओपिनियन देता है कि क्या उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रोवाइड की गई इंफॉर्मेशन ट्रू है, करेक्ट है एंड उसमें कोई भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। तो अब जब ऑडिटर ऐसा बोल देता है तो उसके ऐसे बोलने पर ही बहुत सारे लोगों का कॉन्फिडेंस उस कंपनी के ऊपर जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कि एक ऑडिटर जो कि एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल है वो ये बोल रहा है, तो अब ये कंपनी सेफ है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। या अगर किसी लेंडर को जो है बैंक हो गया चाहे उनको उधारी देनी है कंपनी को, तो ये कंपनी की क्रेडिट वर्दीनेस वगैरह सब कुछ ठीक है, तो हमारे फंड जो है सेफ रहेंगे। तो इसीलिए ऑडिटर के कंधों पर बहुत ही बड़ा बोझ है और वो बोझ क्या है? दूसरों का ट्रस्ट। और ट्रस्ट कमाना आज के जमाने में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट एंड बहुत ही ज्यादा रिस्की है। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से ऑडिटर जो है पब्लिक इंटरेस्ट में डिसीजन जब देता है तो ऑडिटर की साइनिंग की वैल्यू, ऑडिटर के बोले हुए वर्ड्स की वैल्यू बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ऑडिटर को हमेशा ध्यान रखना है कि वो कभी भी कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू जो बोले वो पब्लिक इंटरेस्ट में बोले। तो नेक्स्ट, जब कभी भी ऑडिटर कुछ ऐसा बोलता है तो इससे हमारी कंपनी की, अगर एक कोई कंपनी है XYZ कंपनी, तो उसकी अगर ऑडिट रिपोर्ट साइन हुई हुई और एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट ने साइन किया हुआ है तो सब लोग जो है उसके ऊपर ट्रस्ट करने वाले हैं। विदाउट दैट ट्रस्ट, विदाउट ऑडिटर की बोली हुई बात, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो इसीलिए इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस इसी पॉइंट ऑफ व्यू को लेके है कि ऑडिटर बोल रहा है और ऑडिटर एक इंडिपेंडेंट पर्सन है एंड ऑडिटर जो होगा वो एथिकल होगा और उसने अगर बोल दिया कि कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सब कुछ ओके, दैट मीन्स सब कुछ ओके है। So that's why he provides a confidence to the users of the financial statement about the company. अब कॉन्फिडेंस हो गया, हमारे पब्लिक इंटरेस्ट की बात हो गई, उसके अलावा हम जानते हैं कि हमारी जो कंपनीज होती हैं आज की डेट में, अगर मैं बात करूं लिस्टेड कंपनीज की, वहां पर फंड्स इन्वेस्ट होते हैं जनरल पब्लिक। और जनरल पब्लिक के फंड्स यानी कि ओनरशिप किनके पास होती है? जनरल पब्लिक के पास, बिकॉज दे आर द शेयर होल्डर। बट कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने वाले कौन होते हैं? कंपनी के डायरेक्टर्स, बोर्ड, ये सब लोग। तो क्या वो इंफॉर्मेशन सही प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं, ये जानना बहुत जरूरी है। और अब इस वाले पॉइंट ऑफ व्यू में जब एजेंसी रिलेशनशिप रहता है यानी कि शेयर होल्डर और डायरेक्टर जब अलग अलग हैं, तो अब बात आ जाती है लॉ की और रेगुलेशन की। गवर्नमेंट रेगुलेशंस ये भी तो कुछ करेंगे ही जनरल पब्लिक को ध्यान में रखते हुए। तो इसीलिए एसीसीए जैसी प्रोफेशनल बॉडी ने रेगुलेटरी कंप्लायंस जो है वो बनाए हुए हैं।
नॉट ओनली एसीसी, अगर हम सीए बॉडी की भी बात करें, ऐसे ही प्रोफेशनल बॉडीज ने कुछ कंप्लायंस जो है बनाए हुए हैं। एंड वो क्यों बनाए गए हैं? बिकॉज दे नो दैट कि जर्नल पब्लिक के फंड जो है कंपनीज में इन्वेस्टेड है। सो दैट्स व्हाई टू कंसीडर दैट पॉइंट ऑफ व्यू, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी ऑडिटर टू बी एथिकल while providing the decision. Now, अब आप सब लोगों को पता ही होगा, हम लॉ से भी पढ़ते हुए आते हैं कि हमारे पास दो अप्रोचेस होती हैं। एक होती है प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच एंड एक होती है रूल बेस्ड अप्रोच। थोड़ा सा इसके ऊपर गाइडेंस देना चाहूंगी एंड देन फिर हम हमारे मेन टॉपिक एरिया के ऊपर जाएंगे। तो देखो, एक होता है रूल बेस्ड अप्रोच। रूल्स जो होते हैं रिजिड होते हैं, एंड रूल्स जो होते हैं कहाँ पर फॉलो होते हैं? हमारे यूएस बेस्ड एरियाज में, जिसको हम कुक बुक अप्रोच के नेम से भी जानते हैं। दूसरी तरफ हमारा कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क जो कि यूके बेस्ड एरिया में फॉलो किया जाता है, ये एसीसीए फॉलो करता है। और कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क किसके ऊपर बेस्ड है? प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच। प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? दे आर गाइडलाइंस। तो गाइडलाइंस जो होती हैं फ्लेक्सिबल होती हैं टू द सम एक्सटेंट। ये अप्रोच क्या कहती है कि आपको जो है, कई बार ऐसी सिचुएशन भी आएंगी जब आप एथिकल डायलेमास में फंसोगे। तो उस वाले केस में आपके ऊपर अगर रिजिड कंप्लायंस होगा तो आप हो सकता है एक सही डिसीजन ना ले पाओ। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशंस, हमारे अकाउंटेंट्स को, हमारे ऑडिटर को कुछ हद तक की फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। एंड वो फ्लेक्सिबिलिटी है कंप्लाइंग एंड एक्सप्लेन अप्रोच में, जो कि प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच है। ये अप्रोच ये कहती है कि आपको इन गाइडलाइंस का कंप्लायंस करना जो है जरूरी है। बट अगर बाय चांस ड्यू टू कुछ ऐसी सिचुएशन जब इनका कंप्लायंस नहीं हो पाए, तो फिर आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आप क्या अप्रोच फॉलो कर रहे हो एंड वो क्यों कर रहे हो। तो ये ज्यादा फ्लेक्सिबल है कंसीडरिंग द सिचुएशन। और यूके में एंड इवन एसीसीए में हम जो है प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच जो है फॉलो करते हैं। तो ये तो रहा थोड़ा सा बेस हमारा। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क को जैसे कि हम फॉलो करते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए अगर हम चलें, तो आपको क्या कंसीडर करना होता है कि ये फॉलो हो रहा है या नहीं। अब बात आती है हमारे मेन टॉपिक एरिया की, कि आपको ये ध्यान में रखना है कि क्या हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल का कंप्लाई हो रहा है या उसका ब्रीच हो रहा है। तो मैम, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल एक ऐसा वर्ड है जो कि हमें थोड़ा सा जाना पहचाना सा लग रहा है ऑडिटिंग तक आते आते। जी हाँ, ऑडिटिंग तक आते-आते ये फंडामेंटल प्रिंसिपल वर्ड बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा, चाहे वो होगा लॉ का पेपर, चाहे वो होगा आपके एफआर का पेपर। एंड अगेन, ये हम F8 यानी कि हमारे डबल ए के पेपर में भी पढ़ते हैं, एसबीएल में पढ़ते हैं, ट्रिपल ए में पढ़ते हैं। बिकॉज एसीसीए हो या फिर कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क हो, फंडामेंटल प्रिंसिपल का कंप्लायंस करना हर एक अकाउंटेंट, हर एक ऑडिटर के लिए जरूरी है। और बच्चों, कल को आप जो है फ्यूचर अकाउंटेंट, फ्यूचर ऑडिटर बनने वाले हैं, तो ये आपके लिए भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो अब समझते हैं कि फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है बहुत ही जल्द। उससे पहले फर्स्ट स्टेप तो हो गया कि फंडामेंटल प्रिंसिपल का कंप्लायंस हो रहा है या नहीं, मुझे ये जानना है। नेक्स्ट स्टेप में हमारा ऑडिटर क्या करता है कि अगर बाय चांस फंडामेंटल प्रिंसिपल का कंप्लायंस नहीं हो रहा है, तो मुझे ये देखना है कि उसके कारण कहीं बीइंग एन ऑडिटर मेरे ऊपर कोई थ्रेटफुल सिचुएशन तो नहीं आ रही है। थ्रेटफुल, क्या ये थ्रेट किसी जान का थ्रेट है? क्या ये थ्रेट कोई कंट्री रिलेटेड थ्रेट है? तो क्या है ये थ्रेट, हम ये समझेंगे। एंड फिर उस थ्रेट को कैसे एलिमिनेट किया जाए, क्योंकि थ्रेट चाहे कोई भी हो, थ्रेट से बचना बहुत जरूरी है। तो थ्रेट से बचने के लिए क्या एप्रोप्रिएट सेफगार्ड रहेगा, हम ये देखेंगे। क्या हमें उस थ्रेट को पूरी तरह रिड्यूस करना है या फिर उसको एक्सेप्ट करना है। ये अप्रोच ऑडिटर जो है ऑडिटिंग के टाइम ड्यूरेशन में देखता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि हमारे 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या हैं। एंड बच्चों, इनको समझने के लिए मैंने अपने टाइम पीरियड से ही एक निमोनिक बेस जो है याद किया हुआ है। और इस निमोनिक से ही आप जो है बहुत अच्छे तरीके से इन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को याद कर सकते। तो निमोनिक क्या है? पाइकॉप। हर एक अकाउंटेंट, हर एक ऑडिटर को इन पाइकॉप की रिक्वायरमेंट का कंप्लायंस करना होता है। आपको पाइकॉप की रिक्वायरमेंट नहीं करनी है। तो क्या है ये पाइकॉप? पहले
इनकी जो है मेन नेम समझते हैं। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ड्यूटी, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल बिहेवियर, ये सारे क्या हैं? हमारे पाइकॉप की रिक्वायरमेंट है। हैव अ लुक। तो अब इन पाइकॉप की रिक्वायरमेंट को लाइन बाय लाइन समझते हैं कि हमारी पाइकॉप की रिक्वायरमेंट क्या है। तो इंटीग्रिटी, देखो एक अकाउंटेंट, एक ऑनेस्ट से क्या, एक अकाउंटेंट से, एक ऑडिटर से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है? दैट यू हैव टू बी ऑनेस्ट इन ऑल प्रोफेशनल मैनर। इंटीग्रिटी क्या कहता है कि आपको अपने काम के साथ फेयर रहना है। अगर आप अपने क्लाइंट से डील कर रहे हो तो आपको फेयर डीलिंग रखनी है, कोई भी ऐसी बात जो है नहीं छुपानी है, या फिर आपको किसी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन में साथ नहीं देना है। बिकॉज अगर ऐसे करोगे तो उससे क्या होगा कि आप जो है गलत इंफॉर्मेशन का साथ दे रहे हो, और आपके ऊपर बिलीव करके जर्नल पब्लिक जो है कंपनीज में इन्वेस्ट करती है। So that's why you have to be honest in all professional manner. इंटीग्रिटी यानी कि ऑनेस्टी का जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। अब नेक्स्ट नेक्स्ट सिचुएशन क्या आती है हमारे पास, नेक्स्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल आपको जो फॉलो करना है, दैट इज ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी मीन्स कि एक अकाउंटेंट से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको किसी ऐसी सिचुएशन में काम नहीं करना है जिसमें आप जो है कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली सिचुएशन में फंसो। कभी ऐसा नहीं करना है कि आपका जजमेंट, बिकॉज बहुत बार क्या होगा, ऑडिटर को जब कभी भी डिसीजन लेने हैं, दैट डिसीजन विल बी बेस्ड ऑन जजमेंट। या फिर आप अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी का कंप्लायंस नहीं कर पा रहे हो, आप अपना ओपिनियन, बिकॉज देखो ऑडिटर को तो जब आएगा, ऑडिटर आके ओपिनियन देगा, तो कभी ऐसा ना हो कि ऑडिटर जो है अपना ओपिनियन जो है नहीं दे पा रहा है अच्छे से। तो दैट इज व्हाट मेरा ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी क्या कहता है कि आपका जो ऑडिटर है, दैट पर्सन शुड बी ऑनेस्ट। ठीक है, ऑनेस्ट कैसे? विद विदाउट बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स। बायस वाला इंटीग्रिटी क्या हो गया? प्रॉपर ही ऑनेस्टी। और ऑब्जेक्टिविटी में क्या हो गया कि मैं किसी के दबाव के बिना, किसी के प्रेशर के बिना आके जो है अपना डिसीजन जो है दे रहा हूँ। जैसे कि कभी मुझे ऐसा लग रहा हो कि मैं क्लाइंट के ऊपर, पैसों के ऊपर डिपेंडेंट हूँ। अगर मैंने कुछ ऊपर नीचे बोल दिया तो ये क्लाइंट का काम मुझसे चला जाएगा। मेरे पास क्लाइंट ए भी है और मेरे पास क्लाइंट बी भी है, दोनों आपस में एंटी हैं। तो मैं कहीं ऐसा करूं कि अपना फायदा देखने के लिए क्लाइंट का नुकसान करा दूं, बिकॉज एक जो आपस में एंटी है तो मेरे थ्रू इंफॉर्मेशन पास ऑन भी हो सकती है, ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव। नाउ नेक्स्ट इज प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। अब एक अकाउंटेंट, एक ऑडिटर से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि अगर आप किसी क्लाइंट के यहाँ काम करने के लिए जा रहे हो, तब आप इतना ध्यान रखो कि आपके पास उस काम को करने के लिए रेलेवेंट नॉलेज है, रेलेवेंट स्किल है। बिकॉज बहुत बार देखो हमारा काम जो क्या होता है, हमारा काम जो होता है इस वाले केस में, हमें अप टू डेट नॉलेज चाहिए। बहुत बार टैक्सेशन के हम हर साल देखते हैं स्लैब रेट चेंज हो जाता है। एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, स्लैब रेट चेंज होते हैं, बहुत बार न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आते हैं। मैं आपका काम कर दूं, बट मुझे उस काम के बारे में नॉलेज ही नहीं है, स्किल्स ही नहीं है, मैंने उस इंडस्ट्री में काम ही नहीं किया है, मुझे वो रेगुलेशंस के बारे में पता ही नहीं है, तो ये गलत है। So being an accountant, being an auditor, I need to make sure that whatever service I am providing to my client, that is up to date, that is relevant. Again, most important कि आपको जब कभी भी वो काम करना है, ध्यान से करना है। That is the due care. Means negligence के साथ नहीं करना है, आपको diligently काम करना है। No negligence. Now, नेक्स्ट इज कॉन्फिडेंशियलिटी। देखो आपको वैसे मैंने थोड़ी सी एग्जांपल दी ही थी कि क्लाइंट ए बी है और क्लाइंट बी भी मेरे पास है, मेरे थ्रू क्लाइंट ए की इंफॉर्मेशन क्लाइंट बी के पास चली जाए, गलत है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी क्या कहता है? आईको में कॉन्फिडेंशियलिटी ये कहता है कि
आपको क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियलिटी का ध्यान रखना है। अगर आपके पास प्रोफेशनल बिजनेस रिलेशनशिप में, बिकॉज मैं क्लाइंट के यहाँ जाऊंगी और मेरे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन आएगी, और उस इंफॉर्मेशन को मुझे किसी भी तरीके से क्लाइंट के बिना पूछे बाहर लीक आउट नहीं करना है। क्लाइंट अगर अलाउ करता है कि आप ये इंफॉर्मेशन किसी को बता सकते हो तो आप बताओगे, अदरवाइज बिफोर कंसल्टिंग विद माय क्लाइंट, मैं क्लाइंट के बारे में वो इंफॉर्मेशन किसी को भी नहीं बताऊंगी, इवन इन माय ऑडिट फर्म एज वेल। अगर टीम ए क्लाइंट का ऑडिट करने जा रही है तो टीम ए क्लाइंट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन टीम बी को भी नहीं बताएगी। ऑडिटिंग टीम में होती है, बहुत सारी टीम होती है, ऑफिस में होती हैं। अब कॉन्फिडेंशियलिटी कई बार कुछ सिनेरियोज में ब्रीच हो सकती है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। बट वैसे आपको मैं बता दूं, ये कब हो सकता है, जब कभी लीगल प्रोफेशनली ड्यूटी होती है तभी मैं कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच कर सकती हूँ, कि अब मेरी ड्यूटी है कि मुझे अब जुबान खोलनी पड़ेगी और मुझे क्लाइंट की जो वो इन्फॉर्मेशन है लीक आउट करनी पड़ेगी। अनलेस अंटिल मैं क्लाइंट से बिना पूछे, क्लाइंट के से जो भी अक्वायर की गई इंफॉर्मेशन है, मैं किसी को भी नहीं लीक आउट करूंगी। नेक्स्ट, प्रोफेशनल बिहेवियर। प्रोफेशनल बिहेवियर क्या कहता है? देखो, आपको बीइंग एन अकाउंटेंट, बीइंग एन ऑडिटर, आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिससे कि आपके प्रोफेशन के ऊपर आ जाए। अब आ जाए का क्या मीनिंग हो गया? दैट मीन्स उसका डिस्क्रेडिट ना हो। दैट मीन्स कि आप अगर अकाउंटेंट हो, आप एक ऑडिटर हो, यू हैव टू बी ऑनेस्ट। आपको किसी फॉल्स सर्विस या किसी ऐसी वाली इंफॉर्मेशन के साथ नहीं जुड़े रहना है, या फिर किसी लॉज और रेगुलेशन का ब्रीच नहीं करना है जिसके कारण कोई ये बोले, जैसे सपोज करो मैं एक एसीसीए मेंबर हूं, तो मुझे कुछ ऐसा नहीं करना है जिसकी कारण या मेरी किसी एक्टिविटी के कारण एसीसीए का नाम खराब हो। मुझे लॉज एंड रेगुलेशन का कंप्लाई करना है, बिकॉज मैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से एसीसीए को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो मुझे कुछ ऐसा नहीं करना है जिसके कारण एसीसीए का नाम मेरे नाम के कारण जो है खराब हो जाए। नाउ नेक्स्ट, अब देखो, ये पांचों के पांचों अगर मैं प्रिंसिपल्स देखूं, फंडामेंटल प्रिंसिपल यानी कि मेरी पाइकोप की रिक्वायरमेंट देखूं, ये बहुत जरूरी है। और अगर कोई भी पर्सन इंडिपेंडेंस मेंटेन करना चाहता है तो ये पांचों के पांचों फंडामेंटल प्रिंसिपल को कंप्लाई करे। इनको कंप्लाई किए बिना क्लाइंट के यहाँ पर काम करना पॉसिबल नहीं है। अब देखो, फंडामेंटल प्रिंसिपल तो जरूरी है, आपने पहले भी पढ़ा होगा। पाइकोप इज कंपल्सरी, इसके लिए कोई भी हमारे पास इफ बट वाला सिचुएशन नहीं है। तो फिर, तो मैम व्हाट इफ अगर पाइकोप की रिक्वायरमेंट फुलफिल ना हो पाए, तो दैट विल क्रिएट द सिचुएशन ऑफ थ्रेट। तो जब मेरे फंडामेंटल प्रिंसिपल नहीं फॉलो हो पा रहे, दैट इज द सिचुएशन ऑफ थ्रेट। थ्रेट का मतलब खतरा है, और ऑडिटर के लिए खतरा यही है। बिकॉज अगर ऐसी कोई सिचुएशन होगी तो मेरा ऑडिटर जो है अपना काम ऑब्जेक्टिवली नहीं कर पाएगा, इंडिपेंडेंस से नहीं कर पाएगा, और उस वाले केस में उसका ओपिनियन सही नहीं होगा। और अगर जब मेरे ऑडिटर का ओपिनियन सही नहीं होगा तो ऑडिटर ने क्लाइंट के यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन चेक की होगी, वो इंफॉर्मेशन में कहीं ना कहीं मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस हो सकते हैं। तो दिस विल क्रिएट द सिचुएशन ऑफ थ्रेट। अब आगे समझते हैं। तो मैम, थ्रेट तो आपने बता दिया, क्या थ्रेट ऐसे ही है? जी नहीं, थ्रेट हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के हैं, और हर कैटेगरी से डिफरेंट सिचुएशन का थ्रेट अराइज होता है, और थ्रेट के बेस पे ही हम जो है सेफ गार्ड बताते हैं। देखो, एक ऑडिटर को क्या करना है, इन थ्रेट वाली सिचुएशन से बचना है, और आपके पेपर में थ्रेट बेस्ड क्वेश्चन जो है आता है। नॉर्मली जो ये एरिया है, 4 से 6 नंबर के एरिया में मैं पेपर में एक्सपेक्ट करती हूँ। कई बार एक्सटेंड होके ये 8 मार्क्स तक आ जाता है। मैं कंबाइंड बता रही हूँ सेक्शन ए और बी का। सेक्शन ए में भी आ सकता है कुछ हद तक, सेक्शन बी में भी आ सकता है। सो 4 टू 6 मार्क्स का एवरेज हम एथिक्स वाले चैप्टर में से जो है पेपर में एक्सपेक्ट करते हैं। तो अब सेट की जैसे कि हमने टाइप्स पढ़ी, तो मैम कौन-कौन सी ऐसी टाइप्स हैं जो कि एथिकल एरिया में आती हैं?
तो सबसे पहले मेरे पास आता है एक सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ मीन्स खुद का इंटरेस्ट, है ना, मेरा। तो जब कभी भी ऑडिटर का फाइनेंशियल या फिर कोई और अदर इंटरेस्ट, क्या है वर्ड, फाइनेंशियल या कोई और अदर इंटरेस्ट है, जिसके कारण ऑडिटर का डिसीजन जो है इन्फ्लुएंस हो सकता है, दैट इज द सिचुएशन ऑफ थ्रेट। ठीक है, कुछ ऐसा हो जाना जिससे कि मेरे ऑडिटर का डिसीजन जो है इन्फ्लुएंस हो जाएगा। अब ये बहुत ही ज्यादा कॉमन थ्रेट है, बिकॉज फाइनेंशियल प्रेशर तो हमेशा इंसान पे रहता ही है जब हम क्लाइंट के यहाँ पर काम करते हैं। और जब फाइनेंशियल प्रेशर आता है तो हमारी इंडिपेंडेंस कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होती हुई दिखती है। तो अब हम समझते हैं कि ऐसी कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं जिनसे हमें ऐसे दिखता है कि थ्रेटफुल सिचुएशन अराइज हो सकती है। तो देखो, बाय चांस बीइंग एन ऑडिटर, मैं क्लाइंट के यहाँ पर काम करने जा रही हूँ, ठीक है, क्लाइंट के यहाँ पर काम कर रही हूँ। और ऐसा भी हो सकता है मेरा क्लाइंट लिस्टेड कंपनी, और उस क्लाइंट के जो है शेयर्स मैंने खरीदे हुए हैं। मैंने नहीं खरीदे हुए, मेरे फैमिली मेंबर ने खरीदे हुए हैं, और बाय चांस मेरे पास गिफ्ट आए हुए हैं। देयर कुड बी डिफरेंट सिचुएशन। अब मुझे पता है कि अगर मैं इस क्लाइंट के यहाँ काम करने जाऊंगी और क्लाइंट के यहाँ काम करके कुछ गलत बाय चांस निकल गया और मैं बोलूंगी, तो कंपनी की वैल्यूएशन पे इफेक्ट पड़ेगा, इनडायरेक्टली मेरी वेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा। तो माइंडसेट मेरा डिपेंडेंट हो गया कि मुझे अपना नुकसान नहीं कराना है। तो दैट कुड क्रिएट थ्रेट टू माय इंडिपेंडेंस, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। मेरी सक्सेस क्लाइंट की सक्सेस के ऊपर डिपेंडेंट हो गई। ऐसे ही और सिचुएशन अगर मैं देखूं, मैं जितने भी क्लाइंट्स के यहाँ काम कर रही हूँ, अब इस स्पेसिफिक क्लाइंट के ऊपर मैं फीस के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हूँ, बिकॉज मेरी अर्निंग का बहुत हद तक हिस्सा इस क्लाइंट से आता है। और मुझे पता है अगर मैं कुछ बोलूंगी तो हो सकता है क्लाइंट का नुकसान हो, और कल को जो है ये क्लाइंट दोबारा से मेरे पास नहीं आएगा, तो मेरी फीस गई। तो उस वाले केस में मेरी डिपेंडेंसी यहाँ पर है, तो डिपेंडेंसी है तो कहीं ना कहीं मैं इंडिपेंडेंस से जा सकती हूँ यहाँ पर। ऐसे ही क्लाइंट, क्लाइंट की है फैक्ट्री, आईफोन की फैक्ट्री है, लैपटॉप की फैक्ट्री है, कार का शोरूम है। क्लाइंट ने मुझे कहा, आप मैम बहुत अच्छा काम करते हो, मैं खुश हूं आपसे। क्लाइंट ने मुझे बोला कि एक आईफोन मेरी तरफ से, या क्लाइंट ने मुझे लग्जरी विला में डिनर करने के लिए बोला, मैम आप जाइए वेकेशन बना के आइए, आप बहुत थक गए होंगे ऑडिट करके, जाइए हमारे लग्जरी विला में ही जाके जो है स्टे करके आइए। गिफ्ट्स, हॉस्पिटैलिटी क्लाइंट ने दिया। अनलेस ट्राइवल, ट्राइवल मीन्स की बहुत छोटी सी अमाउंट, कभी कभी बाई चांस क्लाइंट ने डायरी दे दी, कैलकुलेटर दे दिया, दीज आर ट्राइवल अमाउंट्स। ये खुद ही देख के पता हमें चल जाएगा कि ये छोटी मोटी अमाउंट है या फिर कुछ खास अमाउंट है। अगर क्लाइंट ने मुझे कोई गिफ्ट्स दिया, कोई हॉस्पिटैलिटी वाला ट्रीटमेंट दिया, मीन्स समथिंग स्पेशल, दैट मीन्स रिश्वत इनडायरेक्टली, तो दैट कुड इन्फ्लुएंस माय डिसीजन। तो यस, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि ये मेरे डिसीजन को इन्फ्लुएंस करेगा। मेरा क्लाइंट के साथ क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप, दोस्ती यारियां, ठीक है, फैमिली रिलेशनशिप है, तो उस वाले केस में मैं क्लाइंट के ऊपर इन्फ्लुएंस हो जाऊंगी, क्योंकि मैं क्लाइंट पे डिपेंडेंट हूँ, मुझे पता है प्रेशराइज कर सकता है क्लाइंट मुझे, उसका नुकसान कहीं हद तक हमारा खुद का नुकसान। सो दैट इज द सिचुएशन ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। ऐसे ही फीस से रिलेटेड, मतलब मुझे पता है कि क्लाइंट से मुझे और कोई सेकेंडरी असाइनमेंट आ रही है, तो ऑल दीज आर द सिचुएशन ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। अब सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट तो हो गया। नेक्स्ट, मैम और कौन सा थ्रेट अराइज हो सकता है? तो देखिए, उसके अलावा एक सिचुएशन आ सकती है सेल्फ रिव्यू थ्रेट। रिव्यू नाम ही अपने आप बोलता है। देखो, सेल्फ रिव्यू थ्रेट कब आएगा? जब बाय चांस क्लाइंट का काम डन बाय ऑडिटर या उसका टीम मेंबर। अब मैम ये कैसे हो सकता है? देखो, पहले क्लाइंट का वो काम किसी तरीके से मैंने किया है और उसी काम को अब मैं रिव्यू कर रही हूँ, या मेरा टीम पर्सन ही रिव्यू कर रहा है।
अपने काम में कौन गलती निकालता है? तो दैट इज अ सिचुएशन ऑफ सेल्फ रिव्यू थ्रेट। अब सेल्फ रिव्यू थ्रेट कैसे होगा? जैसे सपोज करो ऑडिटर ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है या उनका कुछ हिस्सा बना है और बाद में खुद ही चेक करे या उसका टीम मेंबर चेक करे, तो अपने काम में कौन मिस्टेक निकालेगा? बायस आ जाएगा, नहीं 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 हमने किया है, ठीक होगा, बिल्कुल ठीक होगा। तो वेरिफिकेशन वाला काम अच्छे से नहीं हो पाएगा। ऑडिटिंग टीम ने हेल्प किया है क्लाइंट के यहाँ पर सिस्टम और जो है प्रोसेस लगाने में, एंड कहीं ना कहीं वो सिस्टम से ही तो सारी ट्रांजैक्शन होके आएंगी। हमारा जो ऑडिट पार्टनर है वो क्लाइंट के वहां पर काम करते हैं, ठीक है, लोग शिफ्ट करते रहते हैं। रिलायंस वाला पर्सन जो है सपोज करो ईवाई में आ गया, पहले रिलायंस में काम किया है, वो है वहां पर फाइनेंशियल कंट्रोलर की पोजीशन पे, अब यहाँ पर आ गया, वहीं पे काम करके आया है, ठीक। तो अपनी गलती कौन निकालेगा? तो ऐसा कोई सिचुएशन, या फिर मैंने क्लाइंट को वैल्यूएशन सर्विस प्रोवाइड की है, अब वैल्यूएशन दिया है, वही वैल्यूएशन तो ऑडिट रिपोर्ट मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट बनने वाला है। तो मींस कि ऑडिटर ने वो काम खुद किया है या ऑडिट टीम के मेंबर ने वो काम खुद किया है किसी ना किसी तरीके से, दैट इज गोना टू क्रिएट द थ्रेट, ठीक है। उस सिचुएशन से ही थ्रेट अराइज होगा। कौन सा थ्रेट अराइज होगा? सेल्फ रिव्यू थ्रेट। आगे बढ़ते हैं। अगला थ्रेट, एडवोकेसी थ्रेट। एडवोकेट, देखो, एडवोकेट क्या करते हैं? अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करते हैं, क्लाइंट को प्रमोट करते हैं कोर्ट में, यही होता है ना। तो बाय चांस कभी कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाए जब हमारा ऑडिटर क्लाइंट को रिप्रेजेंट करता हुआ दिखे या क्लाइंट की साइड लेता हुआ दिखे, तो दैट मीन्स कि मैं उसके बिहाफ पे बोल रही हूँ, उसके बिहाफ पे काम कर रही हूँ। दैट इज द सिचुएशन ऑफ एडवोकेसी थ्रेट। बोलते हैं ना नॉर्मली कि लाइक मैं पंजाबी हूँ तो हम नॉर्मली बोलते हैं तू क्या उदा वकील लग गए, मीन्स कि आप उसके बिहाफ पे क्यों बोल रहे हो। तो एडवोकेट्स का काम क्या होता है? अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करना, उनके बिहाफ पे बोलना। तो ये क्या है? हमारे एडवोकेसी थ्रेट। कुछ एग्जांपल्स अगर मैं देखूं, लाइक शेयर प्रमोट कर, बाय चांस कि आप जो है क्लाइंट के शेयर जो है प्रमोट कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट बैंकर की पोजीशन का काम कर रहे हो, या फिर क्लाइंट की साथ लीगली रिप्रेजेंट कर रहे हो, लीगल डिस्प्यूट है, कोर्ट केस है, कुछ भी है, जैसे सपोज करो इनकम टैक्स से नोटिस आया और आप साथ में चले गए, दैट मीन्स यू आर शोइंग दैट यू आर टेकिंग साइड ऑफ योर क्लाइंट। क्लाइंट ने कोई लोन एप्लीकेशन लिया, आप उसमें प्रोसेस में हेल्प कर रहे हो, क्लाइंट के बिहाफ पे नेगोशिएट कर रहे हो थर्ड पार्टी से, यू आर रिप्रेजेंटिंग हिम, यू आर टेकिंग हिज साइड। तो ये क्या है? एडवोकेसी थ्रेट। तो आप अगर एडवोकेसी लाइक आप एडवोकेट की तरह एक्ट कर रहे हो, मींस कि आप क्लाइंट के बिहाफ पे काम कर रहे हो, मींस आप और क्लाइंट एक हो। तो अगर आप और क्लाइंट एक हो तो आपकी इंडिपेंडेंस कहाँ गई? नाउ, या फिर अगला थ्रेट, बहुत ही कॉमन थ्रेट है ये, हमारे पास आता है फिमिलैरिटी थ्रेट। फिमिलियर मींस मैं क्लाइंट के साथ बहुत ही ज्यादा लॉन्ग टर्म एसोसिएशन में हूँ, या फिर मैं उनके क्लोज फैमिली रिलेशनशिप। सिमिलैरिटी थ्रेट कब आता है? जब ऑडिटर अपने क्लाइंट के साथ कंफर्ट जोन में चला जाता है, ठीक है, कंफर्ट जोन। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। एक बात समझने की कोशिश की जाए, देखो अगर मेरा क्लाइंट के साथ कोई क्लोज रिलेशनशिप, तब मैं उनके साथ कंफर्टेबल हूँ, मैं कंफर्टेबल हूँ तो मैं कहीं ना उनके ऊपर ना, देखो ऑडिटर जो है एक प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म वाला नेचर रखने वाला पर्सन होना चाहिए। अब प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या होता है? दैट इज द क्वेश्चनिंग माइंड, मीन्स कि हर सिचुएशन पे एकदम से बिलीव नहीं कर लेना, बट अपना दिमाग लगाना, क्रिटिक्स यूज करना, ये सब कुछ एक ऑडिटर के की कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो अब अगर देखा जाए, मैं अगर किसी के साथ क्लोज रिलेशनशिप में हूँ, मैं उनको जानती हूँ, मेरा दोस्त है, मेरा फैमिली मेंबर है, या फिर लाइक मेरा पुराना कोई पास्ट एम्प्लॉय साथ में था, मीन्स मैं उनके साथ किसी तरीके से क्लोज रिलेशनशिप में हूँ, और फिर उस वाले केस में हम जो है प्रोफेशनल डिस्टेंस नहीं मेंटेन कर पाएंगे, एंड आई विल बी रिलाइंग समहाउ ब्लाइंडली ऑन दैट स्पेसिफिक पर्सन। लॉन्ग एसोसिएशन, देखो
मैं आप ही का एक्सटर्नल ऑडिटर हूँ और कुछ नहीं, चलो सब छोड़ो, ऑडिटर ही हूँ। पिछले 5, 7, 10 साल, 15 साल से आपका ही काम कर रही हूँ। अब हर बार आपके यहाँ पर ही काम करती हूँ, आपसे भी जान पहचान हो गई, प्लस मुझे सिस्टम्स वगैरह भी समझ में आ गए, फिर मैं क्या करूंगी? देखा हुआ है, हाँ ये हर बार ऐसे ही होता है। So I will lose my that professional judgment, my professional skepticism, which might not give me independence. क्योंकि क्या होगा, मैं अपने फंडामेंटल प्रिंसिपल का ब्रीच कर जाऊंगी, मैं प्रोफेशनल जो है बिहेवियर जो है नहीं शो करूंगी, मैं ड्यू डिलिजेंस नहीं शो करूंगी। नेक्स्ट, मेरा पर्सनल फ्रेंडशिप है। देखो, सीनियर मैनेजमेंट के साथ पर्सनल दोस्ती होना, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस वालों के साथ दोस्ती होना, तो उस वाले केस में, या फिर हमने कोई गिफ्ट्स ली हुई है, ऐसा भी देखो, एक सिचुएशन एक से ज्यादा थ्रेट क्रिएट कर सकती है। सिचुएशन में आपके पास आएगा ऐसा, जैसे कि गिफ्ट्स एक्सचेंज करने में सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट भी अराइज होता है, और फैमिलियरिटी थ्रेट भी होता है। लोग फैमिली वालों को जान पहचान में ही गिफ्ट देते हैं, कोई अननोन को गिफ्ट देगा? अब आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो जानते नहीं होंगे मैम कौन है, कोई मुझे ऑडी गिफ्ट करेगा, कर दो प्लीज। ठीक है, तो उस वाले केस में क्या होता है कि हम जो है पर्सनल फ्रेंडशिप में, रिलेशनशिप में जाते हैं, तब हम फेमिलियर हो जाते हैं, और जब हम फेमिलियर हो जाते हैं तो हम दूसरे के मिस्टेक्स नहीं निकालते हैं, so that could impact our independence. मैं यहाँ पर लिख देती हूँ एग्जाम्पल, गिफ्ट्स एक्सचेंज could create familiarity and self interest threat. Now, फिर एक सिचुएशन आती है हमारे पास, इंटिमिडिएशन थ्रेट। इंटिमिडिएशन क्या होता है? इंटिमिडिएट करना। देखो, इंटिमिडिएशन थ्रेट कब आता है? कहते हैं ना, इंटिमिडिएट करें, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। जब मेरा क्लाइंट एक ऐसी पोजीशन में है कि वो मुझे इंटिमिडिएट कर सकता है, मुझे डरा सकता है, मुझे धमका सकता है, दैट इज अ सिचुएशन ऑफ इंटिमिडिएशन थ्रेट। मेरा क्लाइंट इस पोजीशन में है कि वो मुझे डराने, धमकाने, डोमिनेट करने की पोजीशन में, जिसके कारण मेरा डिसीजन मोल्ड हो जाए। अब क्लाइंट मुझे कह दे बाहर मिलूंगा, और वो लाइक फिजिकल थ्रेट भी हो सकता है, दैट कुड बी रिलेटेड टू सम मनी और समथिंग। तो इंटिमिडेशन थ्रेट मींस कि मेरा ऑडिटर जो है ऑब्जेक्टिवली काम नहीं कर पा रहा है, थ्रेट ऑफ रिप्लेसमेंट, डिसमिसल। So client threatening to replace the auditor or terminate the engagement if the auditor does not agree with their position or continuous accounting treatment. तो अगर कभी ऐसा हुआ कि मेरा क्लाइंट कह रहा है कि अगर आपने हमारी बात नहीं सुनी, हम आपको अगली बार ये काम नहीं देंगे, आपने हमारी बात नहीं सुनी तो हम जो है आपकी फीस नहीं देंगे, तो दैट इज द सिचुएशन जो है हमारी इंटिमिडेशन थ्रेट वाली। नाउ, क्लाइंट के साथ लिटिगेशन चल रहा है, लिटिगेशन मीन्स कोर्ट केस चल रहा है, तो वो क्या होगा? इंटिमिडेशन थ्रेट मीन्स कि क्लाइंट मुझे कहेगा कि तुम्हारे खिलाफ ना कोर्ट केस कर दूंगा, है ना? ठीक है, कोर्ट केस कर दूंगा, तो वो क्या है हमारा? इंटिमिडेशन थ्रेट। क्लाइंट कह रहा है फीस नहीं दूंगा, दैट इज द सिचुएशन ऑफ इंटिमिडेशन थ्रेट, है ना? तो ये सारे क्या है हमारे? इंटिमिडेशन थ्रेट वाली सिचुएशन। क्लाइंट ने बोला कि आप ना लाइक जो है काम कम कर दो, इतना ज्यादा नहीं करो, तो या फिर जल्दी जल्दी काम करो, तो ये क्या है? इंटिमिडेशन। या फिर मैनेजमेंट कहीं ना कहीं हमें बुली करने की कोशिश कर रही है, टीम मेंबर्स को या ऑडिटर को, किसी को भी, तो दैट इज द सिचुएशन ऑफ इंटिमिडेशन थ्रेट। तो ये सारी सिचुएशन क्या होती है? इन सब सिचुएशन में हमारा ऑडिटर जो होगा इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पाएगा, और अगर वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पाएगा तो क्या होगा? कहीं ना कहीं उसकी जजमेंट जो है इन्फ्लुएंस होगी। हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, आप लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो है थ्रेड देख लिए, सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ रिव्यू, फेमिलियरिटी, इंटिमिडेशन, एडवोकेसी। एक सिचुएशन हमारे पास और आती है,
उसको क्या बोलते हैं? एज्यूमिंग मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, ये थ्रेट नहीं है, बट ये क्या होता है, इसको मैनेजमेंट थ्रेट के नेम से भी बोला जाता है। एज्यूमिंग मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? जब ऑडिटर को ऐसे लगने लग जाए कि वो मैनेजमेंट का ही पार्ट है, क्या लाइक मैनेजमेंट वाली ड्यूटी उसकी है, तो उस वाले केस में वो कहीं ना उनके काम में गलतियां नहीं लेता है, वो बाकी सारे थ्रेट्स के साथ मिक्स होके ही आता है, ये अपने आप में एक अलग से थ्रेट नहीं है। तो ये क्या है? अज्यूमिंग मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ नेक्स्ट, अगर मैं देखूं कि मैनेजमेंट लेवल पे, फर्म लेवल पे, देखो मुझे क्या करना है, मुझे इन थ्रेट से बचना है। तो बीइंग एन ऑडिटर मुझे क्या करना है कि ये थ्रेट वाली सिचुएशन से मैं बच सकूं। तो मैं क्या करूंगी? मैं जो है सेफगार्ड लूंगी, और वो सेफगार्ड कैसे होंगे? लेट्स अंडरस्टैंड दिस। सबसे पहले तो कंपनी को, लाइक एक ऑडिट फर्म को जो है एक क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम लेके आना चाहिए, और एक कल्चर क्रिएट करना चाहिए कि यस वी विल प्रायोरिटाइज एथिक्स एंड इंडिपेंडेंस ओवर कमर्शियल कंसिडरेशन। फीस को साइड पे रखो, पैसे को साइड पे रखो, तुम्हें ये ध्यान में रखना है। उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे? एजुकेशन एंड ट्रेनिंग करें। एथिकल ट्रेनिंग स्टाफ मेंबर के लिए बहुत ज़रूरी है, एंड कि यस कि हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं, और इसके लिए रेगुलरली जो है हम ट्रेनिंग सेशन जो है वो कराते रहेंगे फॉर आवर स्टाफ। फिर उसके अलावा हमारे पास और क्या है? आपको क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स का कंप्लाई करना ज़रूरी है। अब क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स क्या होते हैं? देखो, इंडिपेंडेंट पार्टनर रिव्यू कराना चाहिए। इंडिपेंडेंट पार्टनर रिव्यू क्या होता है कि सपोज करो मिस्टर ए ने जो है क्लाइंट का जो है रिव्यू काम किया है। तो मिस्टर ए ने किया क्लाइंट का काम। अब मिस्टर ए के काम को चेक करने के लिए एक इंडिपेंडेंट रिव्यू जो कि सीनियर पर्सन होगा, बट वो उस क्लाइंट का काम किया हुआ पर्सन नहीं होना चाहिए। मींस कोई एक ऐसा पर्सन, मिस्टर बी, जो कि उस ऑडिट टीम का पार्ट नहीं था। मैं ये नहीं कह रही कि फर्म का पार्ट नहीं था, ऑडिट टीम का पार्ट नहीं था, जिसने मेरे क्लाइंट एक्स वाई जी लिमिटेड का काम नहीं किया है, वो आके चेक करे कि क्या जो उस फर्म ने क्लाइंट के यहाँ पर काम किया है वो काम सही किया है, जजमेंट सही है, कंक्लूजन सही है या नहीं किए, एंड दैट शुड बी इशूड बिफोर द ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट होने से पहले, बिकॉज ऑडिट रिपोर्ट बाद में चलेगी फिर तो कोई फायदा ही नहीं है। तो ऑडिट होने से पहले एक सीनियर पर्सन, इंडिपेंडेंट पर्सन जो कि ऑडिट का पार्ट नहीं था, वो जो है क्लाइंट के काम को जो है चेक करे। उसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं? इंटरनल कंसल्टेशन कर सकते हैं। देखो, आप जो एक एथिकल कमेटी, और होती है कंपनीज में, आज की डेट में फर्म्स में होती है, कि यस कि आप जो है ये मैटर डिस्कस करो कि ये सिचुएशन अराइज हो रही है, और या फिर आप मैनेजमेंट से भी डिस्कस करते होते हो कि ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, इससे कैसे बचा जाए, कैसे हम अपनी इंडिपेंडेंस मेंटेन कर सकते हैं। सपोज ए का भी काम है, बी का भी काम है, दोनों आपस में एंटी पार्टीज हैं, या फिर दोनों आपस में डील कर रहे हैं, तो इससे क्या हो सकता है? कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच हो सकती है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का सिचुएशन अराइज हो सकता है। तो कैसे इसको डील किया जाए? तो इंटरनली पहले उसका सिचुएशन निकाल के चलो। पार्टनर्स को रेगुलरली रोटेट करते रहो। देखो, एक पर्सन एक ही पोजीशन पे काफी देर तक बैठा रहेगा, तो उसके हाथ में वो वाले एरिया की पावर जो है आ जाएगी। खास करके ये बात होती है जब हमारे सीनियर लेवल की सिचुएशन। तो यस, एक इंडिपेंडेंट जो है पर्सन बार बार थोड़े थोड़े टाइम पीरियड बाद, 5 से 7 साल लिस्टेड कंपनीज के केस में, डिपेंडिंग अपॉन जुडिक्शन, जो है चेंज होता रहता है, जिसके कारण फेमिलियरिटी थ्रेट भी नहीं अराइज होगा, और जो है सिचुएशन जो है सेफ रहेगी। तो पार्टनर का रोटेशन हमें कराना चाहिए। तो अभी जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की सिचुएशन अराइज हो सकती है, तो मैम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ सिचुएशन, जो इंटरेस्ट की सिचुएशन है, उसके बारे में कुछ आप जो है बताओ कि अगर ऐसा कुछ हो गया तो क्या करेंगे, बिकॉज इट्स वेरी कॉमन इन दिस इंडस्ट्री। तो समझते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की सिचुएशन से कैसे बचा जाए। नाउ लुक एट दिस सिनेरियो। Your firm audit two companies that compete directly with each other। यानी कि ये क्या है? आपस में compete करते हैं, तो ये क्या हो गए? एंटी हो गए, है ना, कॉम्पिटिटर्स हो गए।
both are significant client and there is a risk that confidential information from one client could indirectly benefit the other means कि अब दोनों आपस में तो मे बी किसी के थ्रू प्राइजेस के रिगार्डिंगली या सप्लायर के रिगार्डिंगली कोई भी इंफॉर्मेशन ए से बी के पास जा सकती है। अब ऐसी वाली सिचुएशन में क्या करना है? देखो ये एथिकल वाला जो सिचुएशन वाला क्वेश्चन है ना वो सेक्शन ए में भी आ सकता है, बी में भी आ सकता है। तो वो कैसे आएगा? आपको डायरेक्टली ये नहीं करना कि मना कर दो नहीं होगा, नो। आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंगली देखना है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? देखो बहुत बार ऐसे होता है जैसे कि ऑडिट फर्म है, एग्जांपल ले लो कोई भी बिग फोर, तो इनके पास बहुत सारे क्लाइंट सेम ही इंडस्ट्री के होते हैं। तो क्या ये सबको मना करे जाएंगे, सिर्फ एक ही क्लाइंट का काम लेंगे? नो। तो ये क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टीम्स होती हैं, बट देयर इज समथिंग विच इज नोन एज हमारे क्लाइंट्स को नोटिफाई करना कि आप भी हमारे क्लाइंट हो और दूसरे वाला पर्सन भी हमारा क्लाइंट है, तो क्या आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो दोनों क्लाइंट से पहले कंसेंट ले लो रिगार्डिंग दैट। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, क्लाइंट से परमिशन ले लिया, फिर हम जाएंगे एक अपने एंड पे कि दोनों क्लाइंट की टीम जो है अलग अलग हो, मीन्स कि क्लाइंट ए का काम टीम वन कर रही है, क्लाइंट बी का काम टीम टू कर रही है। फिर उसके बाद एक होता है चाइनीज वॉल, मींस चाइनीज वॉल क्या होता है, कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट। आप जो है अपने क्लाइंट के साथ कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट साइन कर लीजिए और उसमें जो है टीम्स जो है, टीम पर्सन जो है वो एग्रीमेंट जो है साइन करेंगे कि हम प्रॉमिस करते हैं कि हमारे थ्रू जो है क्लाइंट की इंफॉर्मेशन कहीं भी पास नहीं होगी और फाइल्स भी अलग अलग जगह पे हों सेपरेटली, मीन्स कि एक ही ऑफिस में आप जो है अलग हो, ऐसे मान के चलो, एक दूसरे से इंफॉर्मेशन पास नहीं करनी है। रिस्ट्रिक्शन कर दो आईपी एड्रेस वगैरह, ताकि किसी भी तरीके से क्लाइंट की इंफॉर्मेशन जो है पास ऑन ना हो सके। फिर हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? जैसे कि हमने पहले भी बोला था कि इंडिपेंडेंट रिव्यू कराया जाए टू मेक श्योर दैट कि जो ऑडिटिंग क्लाइंट, मतलब मेरा क्लाइंट ए का भी और क्लाइंट बी का भी काम, जो भी काम हुआ है वो क्लाइंट जो है का काम बिल्कुल सही हुआ है। और उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों टीम्स के काम जो है किसी भी इंडिपेंडेंट सीनियर पार्टनर से रिव्यू करा लेंगे कि यस इट्स नॉट अफेक्टेड और ये कहीं से भी इंफॉर्मेशन जो है पास ऑन नहीं हुई। तो दिस इज व्हाट वी कैन डू। अब एक और हमारे पास इम्पोर्टेंट टर्म आती है जिसके कारण कहीं ना कहीं कुछ ऐसा आ जाता है, थ्रेट वाला सिचुएशन। तो उस टर्म को क्या बोलते हैं, लो बॉलिंग। देखो कई बार क्या होता है कि हम ना जान करके ना मार्केट रेट से कम फीस मांगते हैं, कोई काम को करने का सपोज करो 10,000 रेट है, मैं 2,000 या 3,000 मांगू, ठीक है? तो उससे क्या होगा, सेल्फ इंटरेस्ट रेट राइज होगा। ठीक है, हम कॉम्पिटिटिव प्राइसेस पे करते हैं, लोग जो है फाइट करते हैं कि ठीक है क्लाइंट मेरे पास आए, बट यस कि एटलीस्ट फीस इस तरीके से होनी चाहिए कि आप जो है कि उस काम की वर्थ उसमें पूरी कर सको, कि आपने टाइम लगाया है, आपने स्टाफ लगाया है एंड आप प्रोफेशनल नॉलेज जो यूज कर रहे हो उस काम की रिस्पेक्ट हो रही। तो बहुत बार क्या होता है कि ऑडिटर जो है लाइक जान करके जो है कम फीस जो है चार्ज कर लेते हैं ताकि हाँ ये काम जो है मेरे से एक्सेप्ट हो जाए। फिर उस वाले केस में क्या होगा, फीस तो कम एक बार हमने ले ली, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रेशराइज हो जाएंगे, खर्चा तो पूरा नहीं हो रहा, तो फिर प्रोसीजर्स कम करेंगे जिसके कारण जो है कहीं ना कहीं क्लाइंट के यहाँ पर काम जो है छूट सकता है, ये कमी हमारे पास आ सकती है। नाउ देयर इज वन मोर टर्म जो कि पूरी तरह से मना है, उसको क्या बोलते हैं, कॉन्टीजेंट फीस। कॉन्टीजेंट फीस जो है मना है, इस वाले केस में अगर कोई भी जो है ऑडिट फर्म कॉन्टीजेंट फीस के केस में जाता है तो उस वाले केस में इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज होती है और वो मेरा सेल्फ इंटरेस्ट रेट जो है क्रिएट करके जाता है। तो फीस कभी भी ना ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपका अगर जो है आप हमारे क्लाइंट के यहाँ पर, आप मेरे यहाँ पर काम करने आओ और रेवेन्यू के बेस पे, प्रॉफिट के बेस पे हम आपको फीस देंगे। नो, इट शुड बी बेस्ड अपॉन कि आप जो है कितना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो या आपके स्किल्स जो भी आपका उसके बेस पे, ना कि किसी प्रॉफिट बेस पे, किसी रेवेन्यू बेस पे या किसी ओपिनियन बेस पे हो। अदरवाइज क्या होगा कि आपकी इंडिपेंडेंस जो है कॉम्प्रोमाइज हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास फीस को लेके एक और इम्पोर्टेंट पॉइंटर है, ओवरड्यू फीस। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो है क्लाइंट के यहाँ पर काम कर रहे हो और फीस जो है सदियों से पेंडिंग पड़ी है, मींस कि आपको जो है लाइक फीस जो है अनपेड रह रही है। इससे क्या होगा कि आपके माइंड में ये रहेगा कि अगर मैं क्लाइंट के बारे में इंफॉर्मेशन कुछ ऐसा बोल दूं या सही मतलब बाई चांस उधर मिस्टेक है और मैं बोल दूं तो क्लाइंट मेरी फीस नहीं देगा।
तो एक प्रेशर माइंड में रहेगा जो कि कल को सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट जो है क्रिएट करता है, और कहीं न कहीं ये ऐसे एक्ट होता है कि ऑडिटर ने क्लाइंट को लोन दिए क्योंकि उनके यहाँ इतनी सारी उधारी पड़ी है। तो येस, मेक श्योर दैट कि आप जो है क्लाइंट का काम कर रहे हो तो फीस पहले ही हमारे पास आनी चाहिए, अदरवाइज आपकी इंडिपेंडेंस जो है कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। नाउ एक और एरिया हम एथिक्स के पेपर में या टॉपिक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, दैट इज प्रोविजन ऑफ नॉन ऑडिट सर्विसेज टू लिस्टेड क्लाइंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, नास। देखो, पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी जिसमें कि हमारे पास लिस्टेड कंपनीज, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, ये सारी आती हैं और ये सब इंपॉर्टेंट है कंसीडरिंग द जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट। इनके ऊपर कहीं न कहीं एक रिस्ट्रिक्शन आ जाती है। रिस्ट्रिक्शन क्या आती है कि इनकी इन्फॉर्मेशन जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और कहीं न कहीं क्योंकि जनरल पब्लिक इनसे जुड़ी हुई है और इनका काम में अगर कुछ गलती होगी तो जनरल पब्लिक के फंड जो अफेक्टेड हो सकते हैं। तो लिस्टेड क्लाइंट्स को ऑडिटर, एक्सटर्नल ऑडिटर तो चलो उनका बन गया, बट क्या वो सिर्फ एक्सटर्नल ऑडिटर बनेगा? देखो, एक एक पर्सन है, वो ऑडिटर है, क्वालिफाइड पर्सन है, ईसीसी मेंबर है, चार्टर है, तो क्या वो सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल ऑडिट का ही काम कर सकता है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। वो इंटरनल ऑडिट वाली एरियाज पे भी काम कर सकता है, बट क्या वो उसी क्लाइंट का एक्सटर्नल ऑडिटर और इंटरनल ऑडिटर वाले काम कर सकता है? इंटरनल ऑडिटर वाले काम मीन्स नॉन अश्योरेंस सर्विसेज के काम। तो हम देखते हैं कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि लिस्टेड कंपनीज के केस में दे आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, कि आप अगर उस क्लाइंट का एक्सटर्नल ऑडिटर हो तो आप उनको ये वाले एरियाज के ऊपर नहीं काम कर सकते। तो ये वाली सर्विसेज कुछ ऐसी हैं जो कि स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। तो उनमें मेरे पास आ जाता है बुक कीपिंग, अकाउंटिंग सर्विसेज। तो अगर आप क्लाइंट के यहाँ पर अकाउंट्स बना रहे हो, उनके रिकॉर्ड्स बना रहे हो, तो कल को उन्हीं को चेक करोगे। देखो, ये क्या है, बुक कीपिंग का काम है, इंटरनल काम है, बेसिक काम है। बट अगर आप यही काम को कल को चेक करोगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ही चेक करोगे, तो उससे क्या होगा, सेल्फ रिव्यू थ्रेट अराइज होता है, जो कि सही नहीं है। देन फिर आप अगर क्लाइंट के यहाँ पर इंटरनल ऑडिटिंग की सर्विसेज, इंटरनल ऑडिटिंग, और आप ही इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिटर हो, ऐसा भी तो हो सकता है। देखो, एक कंपनी है, बिग फोर में से कोई कंपनी देखें, वही इंटरनल ऑडिटर है और उसी क्लाइंट के वही पर्सन जो एक्सटर्नल ऑडिटर, मना है। बिकॉज आप अपने खुद का काम कैसे चेक कर सकते हो? सेल्फ रिव्यू थ्रेट अराइज हो जाएगा। क्लाइंट के यहाँ पर एफर टैक्स का काम करो, टैक्सेशन सर्विसेज प्रोवाइड करो, क्लाइंट के यहाँ पर वैल्यूएशन सर्विसेज प्रोवाइड करो, जो कि इंपॉर्टेंट है फॉर सिग्निफिकेंट जजमेंट इन फाइनेंशियल सर्विसेज, तो मना है। बिकॉज ये सब कुछ कहाँ पर यूज होगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। क्लाइंट के यहाँ पर रिक्रूटमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो सीनियर पर्सन के, आप कुछ ऐसा पर्सन, डायरेक्टर, ऐसे वाले लोग जो हैं इनकी हायरिंग में लगे हुए हो, तो दैट मीन्स ये सारे पर्सन कहाँ होंगे? इन सब पर्सन का रोल होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बनाने में, और फिर कहीं ना कहीं आपके ही लोग हैं, तो इंडिपेंडेंस, फेमिलियरिटी थ्रेट, कहीं ना कहीं थ्रेट अराइज हो रहा है, सो दैट इज नॉट अलाउड। आईटी सिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड करो, होता है बहुत बारी, लाइक ऑडिटिंग फर्म्स ये सारे काम भी करते हैं, बट उसी क्लाइंट का नहीं कर सकते, बिकॉज उसी सिस्टम से पास ऑन होके तो हमारे यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आई होगी। तो दैट इज टोटली नॉट एक्सेप्टेबल, नहीं अलाउड। तो अब कुछ सर्विसेज तो पूरी तरह मना है, बट कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि हम कर सकते हैं विद सेफगार्ड, और लाइक नॉन लिस्टेड क्लाइंट के केस में हम जो है ज्यादातर चीजें अलाउड होती हैं। तो वो कैसे अलाउड करेंगे? तो उसके लिए हमें क्या करने हैं? कुछ सेफगार्ड लेने हैं। तो सेफगार्ड में से क्या कर सकते हैं? जोन से वाले एरियाज अलाउड हैं, आप उनके लिए क्या करोगे? डिफरेंट टीम्स करोगे, लाइक फॉर नॉन अश्योरेंस सर्विसेज एंड फॉर द ऑडिट वाला वर्क। तो डिफरेंट डिफरेंट टीम्स होने चाहिए, and we should make sure that ki management is taking the full responsibility for all the decision and judgment। मैनेजमेंट की किसी जजमेंटल वाले एरियाज में जो है सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। ऑडिटर कोई भी ऐसे काम में इन्वॉल्व नहीं होगा जहां पर ऑडिटर को अपना जजमेंट, अपना दिमाग लगाना पड़ रहा है, बिकॉज उस वाले केस में अगर ऑडिटर की एडवाइस, ऑडिटर की जजमेंट चल रही है, तो बैकएंड में फिर ऑडिटर ही है, फिर अपना काम चेक करना इट्स नॉट अ लाइक गुड वे। इंडिपेंडेंट रिव्यू, ये हमने देखा ही हो, तो अभी तक आपको दिख रहा होगा ये रिव्यू वाला पॉइंट बार बार आ रहा है, तो ऐसा ही है एथिक्स वाला टॉपिक एरिया, बहुत ही इजी अगर आप रियलिटी में इसको लिंक करके चलो। आपका पर्सन, मतलब अगर आप ऑडिटर हो तो आपका काम कोई और एक इंडिपेंडेंट पर्सन जो है चेक करे, जो कि क्या होना चाहिए,
लाइक एक इंडिपेंडेंट पर्सन हो जिसका उस क्लाइंट से लेना देना ना हो, ताकि हम ये चेक कर सकें कि ऑडिटिंग का काम जो है अच्छी क्वालिटी से विद इंडिपेंडेंस किया गया है या नहीं। यू हैव टू मेक श्योर कि आप जो है जो भी लाइक नॉन अश्योरेंस सर्विसेज दे रहे हैं, आप उसके बारे में डिस्क्लोजर करके चलोगे। किसको करके चलोगे? दो चार्ज विद गवर्नेंस। ये कौन होते हैं? अपर सीनियर लेवल के लोग, जैसे कि ऑडिट कमेटी। तो देखो, जरूरी नहीं है कि सारे काम मना है। विद सेफगार्ड आप कर सकते हो, बट मेक श्योर दैट दीज सिचुएशन आर नॉट क्रिएटिंग थ्रेट्स। बस मेक श्योर कि मैनेजमेंट की जो है इन एरिया को लेके जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी रहनी चाहिए। नाउ, अब मेरे पास एक सिचुएशन आती है, वो है कॉन्फिडेंशियलिटी। तो क्या है ये कॉन्फिडेंशियलिटी? देखो, जैसे कि हमने ऑलरेडी पढ़ा कि हमारे पास एक कॉन्फिडेंशियलिटी को लेके ड्यूटी बनती है। वो सबसे ज्यादा क्या है कि एक ऑडिटर को एक बात का ध्यान रखना है कि वो क्लाइंट के रिगार्डिंगली इंफॉर्मेशन किसी को भी, आई रिपीट, किसी को भी अपनी ही कंपनी में, अपनी ऑडिट फर्म में किसी को नहीं बताएगा विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ क्लाइंट। बट देयर आर सर्टेन सिचुएशन जब ऑडिटर को ये इंफॉर्मेशन पास ऑन करनी पड़ सकती है और ये इंफॉर्मेशन लीक करनी पड़ सकती है। तो ये कब है? जब कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशन। इनमें से एक एरिया आता है ऑब्लिगेशनल एक्सेप्शन, मींस कि ऑडिटर को करना ही है। अगर कोर्ट से कोई लीगल ऑब्लिगेशन आ जाए, जैसे सपोज करो मुझे पता है मेरा क्लाइंट मनी लॉन्ड्रिंग जैसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, और आपको पता होना चाहिए मनी लॉन्ड्रिंग एक बहुत ही बड़ा सीरियस ऑफेंस है। आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर किसी भी ऐसे पर्सन से जुड़े हुए हो जो कि मनी लॉन्ड्रिंग करता है, तो आप भी उसी में ही इन्वॉल्व हो जाते हो। आपको पता चले आपका क्लाइंट जो है टेररिज्म एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, आपका जो क्लाइंट है टैक्स इवेजन जैसे एरिया में इन्वॉल्व है, तो उस वाले केस में इट्स योर स्टैट्यूटरी ड्यूटी कि आपको जो है कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच करनी है। एंड दैट्स व्हाई तब आप कॉन्फिडेंशियलिटी अगर तोड़ दोगे और आप अपने क्लाइंट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड बाहर कर दोगे, तो वो गलत नहीं होगा। एंड पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी भी इसको लेके जो है साथ में जो है डिस्क्लोजर देके चल सकते हैं। तो देयर आर सर्टेन सिचुएशन जब जो मेरी वॉलंटरीली एक्सेप्शन में आ सकते हैं, जब लाइक क्लाइंट हमें परमिशन दे रहा है स्पेसिफिकली, या फिर ऑडिटर को ऐसा लगता है कि मुझे प्रोफेशनल इंटरेस्ट को बचाने के लिए ये करना पड़ेगा टू क्वालिफाई दीज प्रोफेशनल बाउंड्रीज, या फिर मुझे क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू हो रहा है और मुझे उस वाले पॉइंट ऑफ व्यू पे ये इन्फॉर्मेशन बतानी पड़ेगी, तब उस वाले केस में भी मैं ये इन्फॉर्मेशन जो है लीक आउट करूंगी, मीन्स भी बता के चलो। So this is something which every auditor need to consider. Now, अब एक एरिया मेरे पास आ जाता है, प्री कंडीशन ऑफ एन ऑडिट। देखो, बिफोर एक्सेप्टिंग एनी ऑडिट एंगेजमेंट, ऑडिटर को ना कुछ फंडामेंटल प्री कंडीशंस का ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी वो ये देख सकता है कि क्या मैं क्लाइंट का काम कर सकता हूँ। जिसमें से कि हमारे पास बहुत सारे एरियाज आ जाते हैं। सबसे पहले एक एरिया आता है एक्सेप्टेबल फ्रेमवर्क, कि क्या मेरी क्लाइंट ने एक्सेप्टेबल फ्रेमवर्क, चाहे वो आईएफआरएस है चाहे गैप है, ये सबका यूज किया हुआ है अच्छे से, मींस कि क्लाइंट का काम सही से है, मतलब पहले से ही चेक करके चलूंगी। फिर उसके बाद मैं मैनेजमेंट से कंफर्म लेके चलूंगी, और ये एंगेजमेंट लेटर में होता है कि हम लिखवा के चलते हैं कि आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि कल को किसी एरिया को लेके कंफ्लिक्ट ना राइज हो। केस की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड ऑडिटर को आप सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो। आपको क्लाइंट के बारे में पता है, दैट इज ड्यू डिलिजेंस। आपने कभी जो है देखा होगा कि जब कभी भी हम किसी भी क्लाइंट के यहाँ पर बैंक में भी, जब भी बैंक में भी अकाउंट खुलवाते हैं तो केवाईसी करते हैं। तो दैट इज कि हमें ये ध्यान में रख के चल। नेक्स्ट, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मैं इसको बोलती हूँ शक्की माइंड, नॉर्मली इसको यूज करती होती हूँ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या है? दैट मीन्स कि आपको कभी भी एक बात का ध्यान रखना है कि आपके अंदर क्वेश्चनिंग माइंड होना चाहिए। ठीक है? क्वेश्चनिंग माइंड दैट मीन्स कि आपके सामने कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर जो है कभी भी ऐसे रिलाई नहीं करना है। आपको ये ध्यान में रखना है कि लाइक
कि ये सिचुएशन ऐसी भी तो हो सकती है। यू हैव टू चैलेंज दैट, यू हैव टू फाइंड आउट द एक्सेप्शनल सिचुएशन कि ऐसा हो सकता है, एक्सप्लेनेशन मांगने की कोशिश करो। दैट इज व्हाट यू नीड टू कंसीडर। तो पेपर में आपके पास जब एथिकल एरिया आएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। आपको सिचुएशन को ध्यान में रखना है, आपको ध्यान में रखना है कि आपके थ्रेड्स जो है आप अच्छे से देख सकते हो। तो पेपर में आपके पास 5 से 6 इश्यूज अराइज हो सकते हैं, स्टाफ के रिगार्डिंगली, नॉन एश्योरेंस सर्विसेज के रिगार्डिंगली, फीस के रिगार्डिंगली। मेक श्योर दैट यू आर एक्सप्लेनिंग द थ्रेट करेक्टली, यू आर रेकमेंडिंग द सेफगार्ड करेक्टली। कौन सा थ्रेट है, तो इसको कैसे करोगे, आपको अगर सेक्शन बी में ये टेस्टेड हो, तो मेक श्योर दैट यू आइडेंटिफाई द इशू कि अच्छा कि ये उसका रिश्तेदार है, अच्छा फीस पेंडिंग है, अच्छा लाइक दोनों मेरे जो है, ए भी मेरा क्लाइंट है, बी भी मेरा क्लाइंट है, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का सिचुएशन एक्सप्लेन करो कि इससे कौन सा थ्रेट अराइज हो सकता है, कि फैमिलिटी थ्रेट अराइज हो सकता है, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट अराइज हो सकता है, तो कौन सा थ्रेट अराइज हो सकता है। फिर उसके बाद सेफगार्ड दो कि ओके, उस पर्सन को टीम से हटा दो, ये नहीं कि क्लाइंट का काम ही मत करो, उस वाले जिसकी रिश्तेदारी है उसको हटा दो। तो डोंट गो एक्सट्रीम, फाइंड आउट द रेलेवेंट सेफगार्ड एंड देन अटेम्प्ट द आंसर। जब आप ये तीनों एरियाज जो है ध्यान में रखोगे, तभी जाके आपको मार्क्स मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। पेपर में बहुत सारे बच्चे कुछ मिस्टेक कर देते हैं। दे अप्लाई द वॉक सेफगार्ड, मीन्स कि ऐसे कंट्रोल लगा लो, एप्रोग्रेट सेफगार्ड लगा लो, मतलब कि उस सिचुएशन से वो मैच होना चाहिए। तो दैट इज व्हाट यू नीड टू चेक। नेक्स्ट, कभी अगर आप मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी के रिगार्डिंगली डिस्कस कर रहे हो, तो यस यू नीड टू मेंशन दैट ओके कि मेरी मैनेजमेंट है, वही फाइनल डिसीजन लेगी और उन्हीं की रिगार्डिंगली जो है फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं की है। ऑडिटर सिर्फ एडवाइस देगा, सपोर्ट देगा, बट वो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं वो कर सकता है। तो ये वाले पॉइंटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बट हम छूट देते हैं। आप थ्रेट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो, बोल दोगे कि लाइक एडवोकेसी या होगा है सेल्फ इंटरेस्ट। सिमिलैरिटी और सेल्फ इंटरेस्ट को बहुत बार मैंने क्लासेस में देखा है। सो मेक श्योर दैट हर एक थ्रेट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यू आइडेंटिफाई दोस कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके बेस पे थ्रेट की टाइप जो है देखो, एंड मेक श्योर दैट यू आर अप्लाइंग योर थ्योरेटिकल नॉलेज लिंक्ड विद सिनेरियो। बिना सिनेरियो लिंकेज के भी मार्क्स नहीं मिलता है, तो दैट इज व्हाट यू नीड टू कंसीडर। तो यस, अगर मैं अभी तक का सम अप करूं, हमारे पास 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं जो कि हमारे प्राइकोप है, एंड देन उसके बाद मेरे जो थ्रेड्स हैं वो भी 5 हैं, सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ रिव्यू, हमारा एडवोकेसी, फेमिलिटी एंड इंटिमिडेशन। उसके अलावा एक एज्यूमिंग मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि इधर से ही अराइज होता है। एंड देन फिर जब कभी भी आप लाइक इसको ढूंढते हो, तो आपको आइडेंटिफाई करना है थ्रेट, इवैल्यूएट करना है कि वो कैसा है, एंड देन यू विल बी अप्लाइंग द सेफगार्ड टू दैट स्पेसिफिक थ्रेट। So thread-based question is not tough. You just need to find the right approach. Make sure that you are finding 5 principles, 5 threads. You are focusing on independence in every situation. सो दैट कि ऑडिटर की ऑडिट करने की क्वालिटी जो है इफेक्ट ना हो। सेफगार्ड के बारे में आप ध्यान से रखो, सिनेरियो से रिगार्डिंगली ध्यान में रखो, आप वॉग आंसर नहीं रखो। एंड एथिकल जो है एरिया, पेपर का सबसे इजी एरिया है बच्चों। पेपर में फ्री ऑफ कॉस्ट के मार्क्स मैं मानती हूँ एथिक्स के एरिया में से, और ये एक ऐसा एरिया जो कि पेपर में जरूर आएगा। तो आई होप अब आपको एथिक्स वाला एरिया बहुत अच्छे से क्लियर है। ऐसे ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक्स के साथ हम आते रहेंगे। आप जो है जुड़े रहिए हमारे साथ, क्वेश्चंस भी हम देखेंगे, एग्जाम पैटर्न के क्वेश्चंस देखेंगे। लेते हैं हम अलविदा, और हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट।